तो अभी तक जो बातें हो गई हम लोगों की, हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या बातें कर ली हैं। अपना ये थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो जो एलयू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिट ये है कि उनको चीज़ें जो मेरे नोट्स में जो चीज़ें आपको दिख रही हैं वो एक सीक्वेंस में चलती हुई दिखेंगी, ठीक है? जैसे आपके जिस ऑर्डर में आपके बुक जो आप फॉलो करते हो प्रकाशन केंद्र एज इट इज़ वैसे आपको यहाँ मिलेगा। अदर स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट्स एज इट इज़ मिल रहे हैं। ये जो रिजल्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कस कर रहे हैं, वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए भी यूजफुल हैं। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप सभी के लिए यूजफुल है कॉन्सेप्ट। लर्न मैथ क्लियरली जो अपना चैनल है, इसका मोटो मेरा बस यही है कि ये लेक्चर्स आपको कहीं और से भी मिल जाएंगे, बट मेरे चैनल का मोटो ये है कि आपको क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, हर चीज़ का क्लियरिटी होनी चाहिए। सिंगल लाइन अगर मैथमेटिकल लाइन आप लिख रहे हो तो ऑनेस्टली आपको पता हो कि ये चीज़ कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है। आपको स्ट्रगल ना करना पड़े इसलिए कि वी नो दैट। आप कई प्रूफ करते हो, आप बुक्स पढ़ रहे हो, उसमें लिखा है कि वी नो दैट और रिजल्ट यूज कर लिया। तो वो रिजल्ट कहाँ से आया? हो सकता है प्रीवियस क्लासेज में वो पढ़ाया गया हो, आप भूल गए हो, ऐसा हो सकता है। तो आपको जो चीज़ें मुझे लगता है आप भूल चुके होगे, या जो चीज़ें मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी है, क्लैरिटी मेरे लिए मस्ट है, तो उन चीज़ों को मैंने अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले ही एक बेसिक की सीरीज़ रखी थी। आप प्लेलिस्ट पे जाएँगे, मैं लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। बेसिक का फ़ोल्डर वहाँ पे है, उसमें मैंने 1-1 फंक्शन, ऑन टू, सेट क्या है, ग्रुप क्या है, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर करी हैं। जो कुछ भी आपको अलजेब्रा स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी था, वो मैंने बेसिक में बताया है। इसके अलावा फिर ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज आई है। ऑटोमॉर्फिज्म में पूरा हमने ऑटोमॉर्फिज्म क्या है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। और इसी ऑटोमॉर्फिज्म की सीरीज में कुछ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी। जैसे एक बार बेसिक्स तो मैंने डिस्कस कर लिया अलग से फोल्डर में, फिर जब एक बार मैं चैप्टर्स पे आ गया तो बीच में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको, जैसे क्लाइन बी4 ग्रुप एक सेलिब्रेटेड ग्रुप है, इसके बारे में मुझे आपको बताना था। नॉर्मल कैसे प्रूफ करते हैं, सब ग्रुप कैसे प्रूफ करते हैं, इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को जो कि ऑटोमॉर्फिज्म में बियॉन्ड द स्कोप है, बट आपको आनी चाहिए क्योंकि क्लैरिटी मेरे लिए मस्ट है। तो उनको मैंने नॉलेज कैप्सूल के नाम से इंसर्ट कर रखा है, नॉलेज कैप्सूल 1, नॉलेज कैप्सूल 2। तो ये आपके एडिटिव इंफॉर्मेशन सेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन सेशन है, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हो इसको। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि अगर मेरे किसी लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो क्लैरिफिकेशन के लिए ऑनेस्टली आप क्या करिए, सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक देखिए और नॉलेज कैप्सूल। अगर उसमें वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है जो रिजल्ट हमने बीच बीच में यूज करा है, तो पूरी सीरीज देखने के बाद भी अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं है, किसी भी जगह पे आपको लगता है ये एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया या चीज़ें मिस हो गई, तो आप कमेंट में लिखिए। उस सिंगल टॉपिक पे, कितना सिंपल सा टॉपिक वो होगा, अलग से वीडियो बनेगी, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऑनेस्टली आपको 1 बाय 1 लाइंस कैसे चल रही हैं वो पता होना चाहिए, तभी आप खुद वैसा कर पाओगे, ठीक है? और जिस पीडीएफ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा एडिट करके वीडियो। तो अभी जरा स्टार्ट करते हैं। जस्ट प्रीवियस वीडियो की बात करें, जो तीसरी सीरीज अपनी चल रही है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की चल रही है। इसमें हमने अभी तक कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्जुगेसी का रिलेशन, इक्विवेलेंस होता है, कुछ रिजल्ट्स प्रूफ कर लिए। और हमने फाइनाइट ग्रुप के लिए क्लास इक्वेशन ये देख ली। हमने देख लिया कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट ए डजंट बिलोंग्स टू सेंटर, जहाँ जेड आपका सेंटर होता है, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ये चीज़ें हमने देख ली अभी तक, ये क्लास इक्वेशन आपकी है। जो हमने जस्ट प्रीवियस की बात करें तो ये थ्योरम जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, ये रिजल्ट जो दिख रहा है आपको, देखिए सब्जेक्टिव में अपीयर होने वाले हैं तो सो गुड, आपको एज इट इज प्रूफ पूछा जा सकता है अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव मोड में आप कहीं बैठ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हायर मैथमेटिक्स के, तो वहाँ पे ये थ्योरम्स जो हैं, इसीलिए मैं इनके स्टेटमेंट को अच्छे से अच्छा टाइम देता हूँ इन पे, कि आपको ये रिजल्ट्स एज इट इज जो आप ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के लिए नोट्स पढ़ोगे उसमें ये थ्योरम्स एज अ रिजल्ट यूज होते हैं। तो स्टेटमेंट को आप याद रखिए अगर आप ऑब्जेक्टिव में जाने वाले हैं तो। इस थ्योरम की स्टेटमेंट के रिगार्डिंग हमने प्रीवियस में बात कर ली थी, बहुत क्लियर बात करी थी, फिर भी यहाँ पे एक बात स्टेटमेंट को रिवाइज करेंगे तो फिर प्रूफ पे मूव करेंगे, ठीक है? तो आपकी जो थ्योरम है ये कहती है, आपको टूल क्या प्रोवाइड करती है कि अगर आपका जी कोई ग्रुप है, जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें फाइनाइट है, और सच दैट की ऑर्डर ऑफ जी आपका फाइनाइट है, तो ऑर्डर ऑफ जी को अगर किसी भी प्राइम नंबर की पावर में आप लिख सको। प्राइम नंबर पता है ना, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो। जैसे आपका ये 2 देखिए प्राइम नंबर है, 3 आपका प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। ऐसे नंबर्स या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, ये आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर किसी भी फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है, कोई जरूरी नहीं है, प्राइम की पावर में
n प्राइम की पावर में लिखा जा सके। तो ये बात पक्की है कि उस ग्रुप के लिए जो आपका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ग्रुप, पता है ना सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है, छोटी छोटी डेफिनेशंस मैंने अभी जस्ट प्रीवियस इसी कॉन्जुगेसी की सीरीज में क्लियर करा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है। सेंटर ऑफ ग्रुप मैं एक बार यहाँ बता दूं आपको, सेंटर ऑफ ग्रुप में ग्रुप के वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो, ये आप ए कह लीजिए, वो सारे एलिमेंट आते हैं जो कम्यूट करें ग्रुप के बाकी सारे एलिमेंट से, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। ये डेफिनेशन यहाँ क्लियर ना हो तो आप प्रीवियस में देखेंगे, वहाँ पे सेंटर को ही अच्छे से डिस्कस करा है, ठीक। तो अभी ये थ्योरम आपको ये कह रही है कि अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है तो उस ग्रुप के रिगार्डिंग जो सेंटर होगा वो इस सिंगलटन सेट आइडेंटिटी के बराबर नहीं होगा, मतलब उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे, उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट होंगे। मैंने इस स्टेटमेंट को रीड करना भी आपको सिखाया था कि सेंटर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब ये नहीं कि सेंटर में आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका सेंटर जो है वो सब ग्रुप होता है और सब ग्रुप के लिए उसमें आइडेंटिटी तो होना मस्ट है ना, सब ग्रुप के लिए ग्रुप रहा होगा और ग्रुप के लिए आइडेंटिटी मस्ट है। इसलिए इस स्टेटमेंट का आप बिल्कुल ये मतलब मत समझिएगा कि सेंटर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मतलब सेंटर में आइडेंटिटी नहीं, ये बोल रहा है कि अगर किसी भी फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को आप प्राइम की पावर में लिख लेते हो तो उस ग्रुप के सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रीवियस में भी इतनी बातें कर ली थी, इस रिजल्ट को प्रूफ करेंगे। इस रिजल्ट को प्रूफ करें उससे पहले हम आपको ये लाग्रांज थ्योरम, एक वेल डेडिकेटेड थ्योरम है, इसको आपको बता दें, ये रिजल्ट यूज करने वाले हैं। जो आपका मैंने स्टेटमेंट क्लियर करा उसको प्रूफ करेंगे, उससे पहले एक माइलस्टोन है फाइनाइट ग्रुप थियोरी में, मील का पत्थर है यह आपका लाग्रांज थ्योरम। लाग्रांज थ्योरम फाइनाइट ग्रुप थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंस, ये क्या बताता है आपका, लाग्रांज थ्योरम कहता है कि अगर आपके पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, जी आपका फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर मान लीजिए एम है, ऑर्डर एम है, फाइनाइट ग्रुप है, और जी के पास कोई सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर आपका मान लीजिए एन है, ऑर्डर आपका एन है, तो ये बात पक्की है, क्या बात पक्की कि एन डिवाइड करेगा एम को। ये जो हमें पता है एन के बाद मैंने ये वर्टिकल लाइन ये खींच देता हूँ, इसको मैथमेटिक्स में रीड करते हैं एन डिवाइड्स एम। अभी आप हायर मैथमेटिक्स में नोट्स कहीं देखोगे, आप लिखोगे, खुद भी नोट्स बनाओगे तो ऐसे आपको लिखना होता है एन डिवाइड्स एम, तो लैंग्वेज नहीं लिखते, लिखते हैं एन, ये वर्टिकल लाइन ये रीड करी जाती है मैथमेटिकली, एन डिवाइड्स एम। तो लाग्रांज थ्योरम आपको ये बताती है कि अगर कोई ग्रुप आपका फाइनाइट ग्रुप है, तो मान लीजिए एम कोई फाइनाइट नंबर उसका ऑर्डर है और एच उसका सब ग्रुप है ग्रुप का, तो उसका भी कुछ ऑर्डर होगा, मान लीजिए एन ऑर्डर है, तो एन डिवाइड करेगा एम को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, लाग्रांज ने ऑब्जर्व करा और प्रूफ भी है, थ्योरम है लाग्रांज का, कि लाग्रांज ने ये बताया आपको कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जी, उसके पास सब ग्रुप एच है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। सिंगल लाइन में अगर बोलें तो लाग्रांज थ्योरम यही है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, मस्ट है, लाग्रांज थ्योरम ये कहती है। लेकिन कन्वर्स के बारे में कोई ट्रुथ, कन्वर्स के लिए कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि आपका अगर डिवाइड कर रहा है तो ग्रुप होगा। फिलहाल आप अभी कन्वर्स पे मत जाइए, जो लाग्रांज ने ऑब्जर्व करा, प्रूफ करा, वो यही है कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो अभी इसको हम लोग यूज करते हैं, इसलिए आपको मैंने बता दिया इसको। जो हमें प्रूफ करना था ये कि फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर अगर पावर किसी प्राइम की पावर में लिख सकें तो उसके सेंटर के पास आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे। जरा प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में लेट ए बिलोंग्स टू जी, जी का कोई एलिमेंट ले सकते हैं हम, ले लिया, और उसका नॉर्मलाइजर लिख सकते हैं। आपको पता है नॉर्मलाइजर हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग लिखते हैं। इवन मेरी आदत है कि मैं अपने हर लेक्चर में चीज़ें जो आती हैं उनको कर देता हूं, लेकिन आप नॉर्मलाइजर के रिगार्डिंग प्रीवियस में देखेंगे, आपको बताया गया है। तो नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट कैसे लिखते हैं, हर ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए आप नॉर्मलाइजर लिख सकते हो, और नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट ग्रुप के आते हैं जो इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करें, ए एक्स इक्वल टू एक्स ए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। अभी अगर आपको क्लियरली, आपने मेरे वीडियोस प्रीवियस के नहीं देखे होंगे, तो आपको नॉर्मलाइजर, सेंटर, इन सारी चीज़ों में पता है क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा कि नॉर्मलाइजर भी वही सेंटर भी वही, नहीं, दोनों में अच्छा खासा डिफरेंस है, आप देखेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट के रिगार्डिंग कैसे लिखते हैं वो मैंने यहाँ पे लिखा कि नॉर्मलाइजर में वो एलिमेंट्स आते हैं जो एलिमेंट जिसका आप नॉर्मलाइजर लिख रहे हो केवल उसी से कम्यूट करें, ठीक है। तो कोई एलिमेंट हमने ए ले लिया ग्रुप का, उसके करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइजर लिख लिया, और हमें पता है प्रीवियस में हमने ये रिजल्ट प्रूफ करा है, खुद प्रूफ करा है हमने कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए जो है वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है। जो आपका ग्रुप है इसमें कोई एलिमेंट आप ए ले लीजिए, ए के करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइजर लिख लीजिए, ये नॉर्मलाइजर आपका सब ग्रुप होता है ग्रुप का। ये रिजल्ट आप प्रूफ कर चुके हो, तो उस रिजल्ट को, अलजेब्रा की ब्यूटी है, ये रिजल्ट आपको यूज करने होते हैं प्रीवियस।
तो मैथमेटिक्स में अगेन मैं आपको बोलूँ, रिपीटेशन हर एक स्टेज पे पॉसिबल नहीं होता है कि सारे प्रीवियस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ रिपीट करूँ देन आफ्टर मूव करूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, रिपीटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप प्रीवियस में जो फोल्डर्स पढ़े हैं उनको विजिट करेंगे। अभी हम लोग कहाँ तक पहुंच गए कि नॉर्मलाइजर जो है वो सब ग्रुप है। तो लाग्रांज थ्योरम ने वो क्या बोला था, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एच मस्ट डिवाइड टू ऑर्डर ऑफ जी, जहाँ पे एच आपका सब ग्रुप है। तो फाइनाइट ग्रुप में लाग्रांज ने बताया था आपका कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और नॉर्मलाइजर आपका क्या है, सब ग्रुप है, तो नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा लाग्रांज थ्योरम से, ये बाय लाग्रांज थ्योरम। अभी देखिए, अगर कोई एलिमेंट ए अब हम फिर से ले रहे हैं, लेकिन हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ये सेंटर से नहीं होगा, ये एलिमेंट आपका सेंटर से नहीं होगा। देखिए ये ए कोई एलिमेंट है लेकिन सेंटर से नहीं है। तो अगर आपने एक थ्योरम और आपको एक रिजल्ट प्रीवियस में इसी कॉन्जुगेसी की सीरीज में प्रूव कराया है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थ्योरम थी कि अगर आप कोई एलिमेंट सेंटर से ले लेते हो और उसका नॉर्मलाइजर लिखने की कोशिश करते हो उस एलिमेंट का, तो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। अगर किसी भी ग्रुप के सेंटर से आप एलिमेंट सेलेक्ट करते हो और उसका नॉर्मलाइजर लिखते हो तो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा। और इस थ्योरम का कन्वर्स भी ट्रूथ था, यानी कि अगर आप किसी भी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो और ग्रुप आ गया तो वो एलिमेंट आपका ऐसा वैसा नहीं है, वो सेंटर का एलिमेंट है। अगेन रिपीट करूं, सेंटर के एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो तो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाएगा, और अगर किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइजर पूरा का पूरा ग्रुप आ रहा है तो वो एलिमेंट आपका सेंटर का होगा। जरा देखिए इस रिजल्ट को कैसे, मैंने आपको क्यों यहाँ रिपीट करा। आप यहाँ तक पहुंच गए थे कि ना, नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा लाग्रांज थ्योरम से। अभी अगर कोई एलिमेंट आप ले रहे हो जो सेंटर से नहीं है, अगर सेंटर से होता ये एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट सेंटर से होता तो नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी हो जाता। और अब अगर मैंने इसको स्टैंप लगा दिया कि ए आपका भैया कहीं से भी है लेकिन सेंटर से नहीं है, तो पक्की बात है नॉर्मलाइजर ग्रुप के बराबर नहीं होगा। पता है, उस थ्योरम का नेगेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ए जेड से सेंटर से नहीं है तो एन ए जी नहीं होगा, उस थ्योरम का नेगेशन यूज कर रहे हैं। अभी क्या है, ऑर्डर ऑफ एन ए आपका सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ एन ए जो है वो जी को और ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड भी कर रहा है और ग्रुप के बराबर भी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी क्या बची, पॉसिबिलिटी क्या बची आपकी, देखिए सब ग्रुप का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन ए आपका सब ग्रुप है, सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ये लाग्रांज थ्योरम ने आपको दे दिया। और आप अभी ये भी जान चुके कि ऑर्डर ऑफ एन ए, अगर ए आपका सेंटर में नहीं है तो ऑर्डर ऑफ एन ए आपका जी के इक्वल नहीं है, तो ग्रुप से ये ऑर्डर ऑफ जी से इक्वल नहीं है, तो ग्रुप को डिवाइड भी कर रहा है और ग्रुप के इक्वल भी नहीं है। और आप एक चीज और जानते हो कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ऑर्डर क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते थे ना। ये ग्रुप मैंने बोला जी या ग्रुप, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप में क्या होता है, एक नॉन एम्प्टी सेट, एक बाइनरी ऑपरेशन। लेकिन आगे आपको क्या बोला था, जी या ग्रुप, तो आप बाइनरी ऑपरेशन को मल्टीप्लीकेशन लेके हमेशा चलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास जी कोई ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, एच उसका सब ग्रुप है, ऑर्डर आप कैसे डिफाइन करते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो जी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एच में या तो उतने ही हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं। एच में नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने हो सकते हैं जितने जी में हैं। अगर ये पूरा का पूरा एच, ये पूरा का पूरा एच एक्सटेंड होके जी को ही कवर कर ले, अगर देखिए आप ऐसे हो जाए, ये आपका जी है और यही आपका एच हो जाए, तो जी इक्वल टू एच, यानी कि ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ग्रुप का ऑर्डर सब ग्रुप का ऑर्डर बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा हो जाए सब ग्रुप का ऑर्डर, नहीं हो सकता, क्योंकि सब ग्रुप को मस्ट है वो ग्रुप के अंदर रहे, ग्रुप के अंदर अपनी लिमिट में रहना चाहिए उसको। तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को तो क्रॉस नहीं करेगा। और यहाँ सिचुएशन क्या बन रही है कि नॉर्मलाइजर जो सब ग्रुप है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है लाग्रांज थ्योरम से, और नॉर्मलाइजर आपका ग्रुप के बराबर भी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि नॉर्मलाइजर का ऑर्डर जो आपका है वो क्रॉस नहीं कर सकता, इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियस है उसको ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होना पड़ेगा। नॉर्मलाइजर का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से उसको छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। छोटा हो गया तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है अभी। सो लेट, अभी क्या करिए, ऑर्डर ऑफ एन ए को आप ले लीजिए पी रेज टू द पावर एन आई। आपको कोई भी नंबर अगर दिया जाए, आपको कोई भी नंबर दिया जाए तो उसको प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बोला, आप लिखिए 18, 18 एक नंबर है ना, इसको प्राइम से ब्रेक कर सकते हैं। 2 9 18 होता है, 2 इंटू 3 इंटू 3, ऐसे आप लिख सकते हो 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो आप प्राइम्स में हर एक नंबर को, फंडामेंटल थ्योरम होती है अर्थमेटिक की कि हर एक नंबर को आप प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ एन ए कुछ भी आए,
ऑर्डर ऑफ एन ए कुछ भी आए हमें नहीं पता है, लेकिन यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि वो ग्रुप के ऑर्डर से छोटा आएगा। ठीक है, ग्रुप के ऑर्डर से छोटा आएगा, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। और जो कुछ भी ऑर्डर ऑफ एन ए आएगा आपका फाइनाइट नंबर, उसको हम प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं आराम से। तो हमने उसको पी रेज टू द पावर एन आई लिख दिया। हमने लिख दिया कि ऑर्डर ऑफ एन ए आपका कुछ भी आए, चूंकि हम प्राइम्स में ब्रेक कर सकते हैं तो हम उसके स्ट्रक्चर को ऐसे लिख दे रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ एन ए आपका पी रेज टू द पावर एन आई होगा, जहाँ एन आई आपका क्या है, एन आई आपका नंबर है जो 1 से n के बीच में लाई करेगा। अभी ये 1 से n के बीच में लाई क्यों कर रहा है, देखिए ग्रुप का ऑर्डर आपने ले रखा है, ग्रुप का ऑर्डर आपको प्रोवाइडेड है थ्योरम में ही कि वो प्राइम की पावर में हो, पी रेज टू द पावर n हो, ग्रुप का ऑर्डर प्राइम की पावर में हो। और आपका एन ए जो है वो सब ग्रुप है, और आप अभी तक ये जान चुके हो एन ए के बारे में कि वो पी रेज टू द पावर एन से तो छोटा ही होना है उसको, पक्की बात है। क्यों छोटा होना है, क्योंकि लग्रांज ने और एन ए नॉट इक्वल टू जी, इन दोनों ने मिलकर आपको इम्प्लाई करवा दिया था कि एन ए का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा। तो इसका अगर हम ऑर्डर पी रेज टू द पावर समथिंग लिखें, एन आई लिखें, तो पक्की बात है ये एन आई कभी एन तो हो नहीं सकता। अगर ये एन आई एन हो जाएगा तो ग्रुप का ऑर्डर एन ए के बराबर हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता, आप देख चुके हो। इसीलिए हम इसको एन आई लिख रहे हैं और बोलते हैं कि ये एन आई आपका 1 2 3 4 5 समथिंग हो सकता है, लेकिन n से छोटा होगा। समझ में आ रही है ये लिमिटेशन कहाँ से लगा रहे हैं। तो आपका ऑर्डर ऑफ एन ए जो है पी रेज टू द पावर एन आई आ गया। एन आई आपका 1 से n के बीच में लाई किया। क्यों लाई किया, ये ऊपर की चीजों से कि एन ए का ऑर्डर जी से कम है, आप देख चुके हो, और एन ए के लिए पी रेज टू द पावर n है, तो आपका ये एन आई जो वेरिएबल है n से तो छोटा ही होना है इसको। अभी जरा देखिए, जी आपका फाइनाइट ग्रुप है तो क्लास इक्वेशन भी तो आपको सिखाई थी हमने अभी जस्ट प्रीवियस में, क्लास इक्वेशन भी आपको सिखाई है। तो अगर जी के रिगार्डिंग आप क्लास इक्वेशन लिखने की कोशिश करो तो ऐसे लिख सकते हो ना, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू सेंटर का ऑर्डर प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच डजंट बिलोंग टू सेंटर। उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर समेशन आप लोगे जो सेंटर को नहीं बिलोंग कर रहे हैं, और आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। यहाँ पे ऐसे आप लिखोगे ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए वन। अगर मान लीजिए ए वन कोई एलिमेंट है जो सेंटर में नहीं है, प्लस अगर ए टू भी, सेंटर के बाहर बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं ना, हो सकता है एक से ज्यादा एलिमेंट हो, तो एन ए टू प्लस ऐसे ऐसे करके जितने एलिमेंट ए वन ए टू ए थ्री सेंटर से बाहर है उनके करस्पॉन्डिंग लिखोगे। तो क्लास इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट व्हिच डजंट बिलोंग्स टू सेंटर, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन। ये क्लास इक्वेशन आप लिख सकते हो। क्लास इक्वेशन के बारे में फाइनाइट ग्रुप के अच्छे से डिस्कस करा है प्रीवियस में, तो क्लास इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो जरा देखिए, ऑर्डर ऑफ जेड, सेंटर का ऑर्डर, ये जो सेंटर ऑफ ग्रुप है इसका ऑर्डर स्मॉल जेड से लिख ले रहे हैं। एक केवल एक एनालॉजिकल कस्टम है केवल दिखाने का कि सेंटर है तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट को आप स्मॉल जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट डजंट मैटर। यहाँ पे मैंने लिखा है टेकिंग ऑर्डर ऑफ जेड इक्वल टू स्मॉल जेड, जो सेंटर का ऑर्डर है उसको हम स्मॉल जेड ले रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑर्डर ऑफ जी आपको प्रोवाइडेड था थ्योरम में कि वो किसी प्राइम की पावर में लिखा जा सकता है, पी रेज टू द पावर एन, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को आप पी रेज टू द पावर एन लिख लीजिए, ऑर्डर ऑफ जेड आप खुद स्मॉल जेड मान रहे हैं एक नंबर। और यहाँ पे जरा देखिए कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी रेज टू द पावर एन लिख लीजिए, और ऑर्डर ऑफ एन ए, जहाँ पे ए आपका सेंटर को नहीं बिलोंग कर रहा, आप चीजें समझ में आ रही होंगी यहाँ क्यों सेंटर को ना बिलोंग करने वाली चीजें की बात करी थी आपने। उसके लिए ऑर्डर ऑफ एन ए क्या लिया था, पी रेज टू द पावर एन आई, जहाँ पे एन आई के लिए लिमिटेशन थी। तो ऑर्डर ऑफ एन ए को उठा के यहाँ पे पुट कर दें, ऑर्डर ऑफ एन ए को यहाँ पे उठा के पुट कर दें, पी रेज टू द पावर एन आई आ गया आपका ये। अभी जरा इसको सॉल्व करते हैं। जेड जो सेंटर का, जो आपका सेंटर का ऑर्डर था, जेड को एक तरफ लाएं अगर, तो ये आपका आ जाएगा जेड इक्वल टू पी रेज टू द पावर एन माइनस समेशन पी रेज टू पावर एन अपॉन पी रेज टू पावर एन आई। कुछ नहीं कर रहा, क्लास इक्वेशन लिखिए और उसमें चीजों को इंसर्ट कर दिया। ये आपका इक्वेशन वन आ गया, इसको पकड़े रहिएगा जरा, देखिए अभी ये आपका आ गया जेड इक्वल टू, जेड आपका क्या है स्मॉल जेड, ये आपका है ऑर्डर ऑफ जेड, मतलब सेंटर में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बता रहा है जेड इक्वल टू। क्योंकि क्यों हम सेंटर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं पता है, क्योंकि आपके थ्योरम को जो हम प्रूफ कर रहे थे उसमें यही करना है कि सेंटर डज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, मतलब सेंटर जो है वो आइडेंटिटी के अलावा और एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो अगर हम ये दिखा दें कि सेंटर की जो ऑर्डर है, जो सेंटर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा है, एक है तो पक्की बात आइडेंटिटी होगा क्योंकि सेंटर को ग्रुप होना है, और एक से ज्यादा है मतलब ग्रुप के अलावा और भी एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है उनके रिगार्डिंग अगर हम सेंटर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को एक से ज़्यादा दिखा लें, देखिए ज़रा
इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हम लोग इंटरेस्टेड हैं सेंटर के। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेंटर के हैं ऑर्डर ऑफ जेड स्मॉल जेड इक्वल टू पी रेज टू पावर एन माइनस समेशन पी रेज टू पावर एन अपॉन पी रेज टू पावर एन आई, ये इक्वेशन 1। इसको यहीं जरा ब्रेक करते हैं, अभी आगे देखते हैं। सिंस वी नो दैट, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी प्राइम अपनी पावर्स को डिवाइड करता है, जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, अब 3 की कोई पावर आप ले लीजिए, 3 पावर 2 ले लीजिए, 3 पावर 5 ले लीजिए, तो कोई भी प्राइम अपनी पावर को हमेशा डिवाइड करेगा। क्यों डिवाइड करेगा भाई? पक्की बात है, ये देखिए 3 की पावर आप कुछ भी लिख लीजिए स्क्वायर, तो ये 3 कम से कम एक पावर को तो करेगा ही नहीं, डिवाइड तो करेगा, पक्की बात है, ऑब्वियस है। तो पी हमेशा अपने प्राइम की पावर को डिवाइड करता है, प्राइम अपने खुद की पावर को डिवाइड करेगा। तो पक्की बात है अगर वो अपने पावर को डिवाइड करेगा तो उससे अगर किसी चीज को डिवाइड करो तो उसको भी देखिए ये चीजें क्या है। अगर 3 आपका 3 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, प्राइम अपनी पावर को डिवाइड कर रहा है, तो पक्की बात है प्राइम अपनी पावर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वहीं प्राइम की ही पावर कुछ और 1 भी लिख दें तो उसको भी डिवाइड करेगा, कोई मैटर नहीं है। ये कुछ डिविजिबिलिटी के रूल्स होते हैं जो यहाँ एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कोई भी प्राइम नंबर अपनी खुद की पावर को डिवाइड करेगा, आराम से समझते हैं इसको। कोई भी प्राइम नंबर अपनी खुद की पावर को डिवाइड करेगा, फिर वो प्राइम नंबर खुद की पावर को डिवाइड कर रहा है तो प्राइम की पावर n अपॉन उसी प्राइम की पावर ni टाइप की चीजें लिख दें तो इसको ऐसे पी एन माइनस एन आई लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये p इसको भी डिवाइड करेगा, डिविजिबिलिटी का रूल है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। तो ऐसा लिख सकते हैं। अभी जरा देखिए प्राइम इसको डिवाइड, पी इसको डिवाइड कर रहा है, पी इसको डिवाइड कर रहा है, तो डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि उनके सब्ट्रैक्शन को, उनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। जरा देखिए 3 आपका जो प्राइम नंबर है ये आपका 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 आपका जो प्राइम नंबर है ये 3 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 ये 9 और 3 के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। 3 आपका 9 और 3 के डिफरेंस जो आपका 9 माइनस 3 6 आता है उसको भी डिवाइड करेगा। यानी कि प्राइम आपका इसको डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा है, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। यानी पी रेज टू पावर एन माइनस समेशन दिस थिंग, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। और आप इक्वेशन 1 में कहाँ तक पहुंच चुके थे? आप यहाँ तक पहुंच चुके थे कि जेड इक्वल टू पी रेज पावर एन माइनस समेशन पी, ये ऑर्डर ऑफ जेड, सेंटर का ऑर्डर इसके इक्वल आ रहा था। जरा देखिए अभी, जरा देखिए क्या होने वाला है। पी डिवाइड कर रहा है इस चीज को, तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं पी डिवाइड करेगा स्मॉल जेड को। स्मॉल जेड आपका क्या है? स्मॉल जेड आपका है सेंटर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ जेड है। नाउ सिंस ई बिलोंग्स टू जेड, जेड में जेड आपका क्या है? सेंटर है, और सेंटर को आप जानते हो कि वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप होने के लिए सेंटर को खुद एक ग्रुप होना होगा, यानी सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट तो मस्ट है, होना ही होना है। तो अगर मैं बोलूं सेंटर का ऑर्डर 1 है तो उसमें एक एलिमेंट वो कौन सा है? वो एक एलिमेंट कोई और नहीं, आइडेंटिटी है। सेंटर में आइडेंटिटी तो मस्ट है, होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि सेंटर सब ग्रुप होता है आपका ग्रुप का। तो नाउ सिंस ई बिलोंग्स टू जेड, आइडेंटिटी तो जेड में होगा, ये इंप्लाई करता है कि जेड आपका इम्पटी नहीं होगा। जीरो ना होने का मतलब जेड आपका इम्पटी सेट नहीं है, जेड में एलिमेंट्स होंगे और कोई नहीं होगा, जेड के घर में कोई नहीं होगा तो एटलीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट तो वहां पे होगा ही होगा, पक्की बात है ना। तो सो वी हैव, हमारे पास क्या है कि पी आपका जेड को डिवाइड कर रहा, कोई भी प्राइम नंबर एक ऑर्डर ऑफ जेड को डिवाइड कर रहा है और जेड आपका ग्रेटर देन 1 है, तो जेड क्या हो सकता है? जेड मस्ट हैव एन एलिमेंट एक्सेप्ट ई। मतलब कि देखिए आप सिचुएशन क्या हो रही है, कोई भी प्राइम नंबर, जैसे 3 आपका प्राइम नंबर है, इसको मैं बोलूं 3 आपका किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है। जरा इस एक्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। ये प्राइम नंबर 3 आपका किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक्स है ये ग्रेटर देन 1 है, तो जाहिर सी बात है, सॉरी, और मैं आपको एक बात बता दूं कि ये आपका एक्स जो है, ये आपका एक्स जो है ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी से ग्रेटर देन 1 है। तो आपका एक्स क्या हो सकता है? प्राइम किसको डिवाइड करता है? या तो प्राइम प्राइम को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 से ग्रेटर चीजें हैं। ई आपका जेड को बिलोंग कर रहा है तो जेड तो इम्पोर्टी हो नहीं सकता, और अपने पास है कि प्राइम जेड को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रुप के पास आप यहां पहुंच गए फाइनली कि सेंटर मस्ट हैव एन एलिमेंट एक्सेप्ट आइडेंटिटी। सेंटर के पास आइडेंटिटी एलिमेंट के बजाय और भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब सेंटर आइडेंटिटी एलिमेंट के अलावा और भी एलिमेंट उसके पास होंगे। ये आपने प्रूफ कर लिया, ये आपने प्रूफ कर लिया। देखिए एक थ्योरम का प्रूफ एक वीडियो में लेंदी होता है आपके लिए देखना, बट मेरा कॉन्सेप्ट है सिर्फ क्लैरिफिकेशन, तो चीजें यूं ही चलेंगी, आप आराम से समझिए चीजों को। इस पूरे लेक्चर में हमने सिर्फ इतना कवर करा आज कि आपको थ्योरम ने एक टूल प्रोवाइड करा, आपको थ्योरम ने एक टूल प्रोवाइड करा क्या?
थ्योरम ने आपसे कहा कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर आप प्राइम की पावर में लिख सकते हो, प्राइम की पावर में, तो उस ग्रुप के सेंटर के पास पक्की बात है आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट होंगे। जरा इसका एक एग्जांपल देख के क्लोज करते हैं अपने लेक्चर को आज के। अगर आपका कोई भी आपका ग्रुप है, मान लीजिए कोई भी आपका ग्रुप है जिसका ऑर्डर मान लीजिए आपका 25 है, इसको आप प्राइम की पावर में 5 स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 25 ऑर्डर का जो ग्रुप है इसके सेंटर में आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट होंगे, यानी कि इसके सेंटर में एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगी, ये मैं बोल सकता हूँ। तो आपको पता चल गया ना कि इस थ्योरम के रिगार्डिंग कितना इंपॉर्टेंस है। आप ग्रुप में प्रेडिक्शन कर सकते हो, ग्रुप के सेंटर के बारे में आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो इसका इंक्लोज करते हैं, तब तक के लिए आप रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है।